नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और सबसे पहले आपको यह बता दें कि हिंदुओं पर इन दिनों जो अत्याचार बांग्लादेश में बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर अब मोहम्मद यूनुस से सवाल किए जा रहे हैं। दरअसल देश भर में बांग्लादेश को लेकर के गुस्सा उफान पर है। चटगांव से आई तस्वीरों ने इंसानियत को झकझोर दिया। हिंदू परिवारों के घरों में आग लगा दी गई, वो भी तब जब घर के अंदर लोग सो रहे थे। दरवाजे बाहर से बंद किए गए और फिर जिंदा जलाने की साजिश रची गई। इसी बीच भारत ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त को एक हफ्ते में दूसरी बार तलब किया, जबकि आज सुबह ही ढाका ने भारतीय हाई कमिश्नर को समन भेजा था। पूरा मामला क्या है, हिंदुओं पर बढ़ते हमलों के पीछे कौन है और क्यों उठ रहे हैं बांग्लादेशी पुलिस पर सवाल, देखिए ये खास रिपोर्ट। चटगांव जिला आधी रात का वक्त हिंदू परिवार अपने घरों में गहरी नींद में थे, तभी बाहर से दरवाजे बंद कर दिए गए और कुछ ही पलों में घरों को आग के हवाले कर दिया गया। चीखें, धुआं और जलते सपनों के बीच फंसे लोग। कई परिवार किसी तरह जान बचाकर भागे तो कई अभी भी सदमे में हैं। जब परिवार के लोगों ने बाहर निकलने की कोशिश की तो पाया कि दरवाजे बाहर से बंद हैं। जान बचाने के लिए उन्होंने बांस और टीन की दीवारें काटकर किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। स्थानीय लोगों के मुताबिक 2 घरों के कुल 7 कमरे जलकर खाक हो गए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ये हमला अचानक नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ किया गया। बांग्लादेश में टारगेट किलिंग। बांग्लादेश में हिंदुओं की टारगेट किलिंग। चटगांव में कट्टरपंथियों ने 2 हिंदू घरों को फूंका। कट्टरपंथियों ने दरवाजे बंद कर लगाई आग। दोनों हिंदू परिवार दीवार तोड़कर बाहर निकले। 19 दिसंबर को 7 साल की बच्ची को जिंदा जलाया था। 18 दिसंबर को हिंदू युवक दीपू चंद्र की पीट कर हत्या। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की खबरें आते ही भारत के कई शहरों में जोरदार प्रदर्शन शुरू हो गए। हिंदू संगठनों ने सड़कों पर उतरकर बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और भारत सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की। बांग्लादेशी घुसपैठियों, बांग्लादेशी घुसपैठियों, बांग्लादेशी घुसपैठियों। वहीं भारत सरकार ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब किया। बीते एक हफ्ते में ये दूसरा समन है। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर भारत गंभीर रूप से चिंतित है। भारत बांग्लादेश में तनाव गहराया। बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हमीदुल्लाह को तलब किया। भारतीय राजनयिकों मिशनों की सुरक्षा पर जताई चिंता। भारत ने अल्पसंख्यकों पर हमला का मुद्दा उठाया। भारत ने एक हफ्ते में दूसरी बार समन भेजा। इससे पहले 17 दिसंबर को भी किया गया था तलब। बांग्लादेश ने भी भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को किया तलब। भारत ने बांग्लादेशी मिशनों के बाहर प्रदर्शनों पर आपत्ति जताई। ढाका का भी भारतीय उच्चायुक्त को दूसरी बार समन। इससे पहले 14 नवंबर को भारतीय उच्चायुक्त को किया गया था तलब। यानी दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव साफ नजर आ रहा है। इसी बीच बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू दास की हत्या ने एक नया सवाल भी खड़ा कर दिया है। परिवार का दावा है कि दीपू दास को इष्ट निंदा के झूठे आरोप में फंसाया गया। वो पुलिस की हिरासत में था, फिर भी भीड़ ने उसकी पीट कर हत्या कर दी। दीपू चंद्र दास के भाई का आरोप, बांग्लादेश में हर रोज हिंदुओं को मारा जा रहा। इष्ट निंदा का आरोप पूरी तरह झूठा था। दीपू पुलिस की हिरासत में था तो फिर बॉम्ब लिंचिंग कैसे हुई? बांग्लादेश में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। अब सवाल सीधे बांग्लादेश पुलिस पर है। अगर दीपू दास हिरासत में था तो भीड़ वहां तक कैसे पहुंची? किसने दरवाजे खोले और पुलिस मूक दर्शक क्यों बनी? बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने भी वीडियो जारी कर सरकार और पुलिस पर सवाल खड़े किए हैं। तस्लीमा ने कहा है कि अब अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है तो लोकतंत्र सिर्फ एक दिखावा बन जाता है।
चटगांव में जले घर, टीपू दास की मौत और लगातार बढ़ती हिंसा। ये सिर्फ बांग्लादेश का आंतरिक मामला नहीं, ये इंसानियत और मानवाधिकारों का सवाल है। अब देखना ये होगा कि क्या बांग्लादेश सरकार सिर्फ बयान देगी या सच में दोषियों पर कार्रवाई होगी, क्योंकि अगर अब भी चुप्पी रही तो ये आग सीमाएं भी लांघ सकती है। तो फिलहाल आपने देखा और सुना कि किस तरीके से हिंदुओं पर लगातार बांग्लादेश में अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन इन अत्याचारों को लेकर के मोहम्मद यूनुस चुप्पी क्यों साधे बैठे हैं? साथ ही साथ किसके इशारों पर यह अत्याचार अल्पसंख्यक समुदायों पर इस वक्त बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है? क्योंकि आपने देखा कि किस तरह दीपू चंद्र दास को पहले तो हत्या की गई, क्योंकि दीपू चंद्र दास का एक वो वीडियो भी सामने आया जो पुलिस के सामने जाकर के वो लगातार रहम की भीख मांग रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, पुलिस वालों से ये उम्मीद लगाए बैठा था कि शायद अगर यहां पुलिसकर्मी मौजूद है तो वो मेरी जान बचा ले। लेकिन आप सोचिए कि जब रक्षक अगर भक्षक बन जाए तो फिर क्या तस्वीरें सामने आएंगी। और वही तस्वीरें हमने बांग्लादेश में देखी कि किस तरह दीपू चंद्र दास को खुद भीड़ के हवाले कर दिया बांग्लादेश की ही पुलिस ने, और उसके बाद बांग्लादेश की पुलिस की ओर से यह स्टेटमेंट सामने आता है और यह कहा जाता है कि ये तो मामला फैक्ट्री से जुड़ा हुआ था, अगर वो पहले संभाल लेते तो शायद ऐसी तस्वीर सामने ना आती, और हमें अगर पहले इन्फॉर्म किया जाता तो भी शायद दीपू चंद्र दास की जान बच सकती थी। उसके बाद मामला सामने आ जाता है चटगांव से, जिसके बारे में आपने जानकारी रिपोर्ट के तहत ही हासिल की, और यह पता चला कि कैसे चटगांव में भी एक परिवार को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि वो हिंदू समुदाय से जुड़ा हुआ परिवार था। आप सोचिए कि गहरी नींद में आप अपने परिवार के साथ में सो रहे हैं अपने घर के भीतर, लेकिन उस दौरान अचानक कोई बाहर से आपके घर पर ताला लगा जाए, उसके बाद उस पर पेट्रोल डालकर उसे आग लगा दिया जाए। जब तक आपको आग की गर्माहट महसूस हो, आपको पता चले कि आपका घर जला दिया गया है, आप ये सोचेंगे कि मैं किसी भी तरीके से अपने परिवार के लोगों को बचा लूं। और यहां भी ठीक यही कोशिश की गई, लेकिन आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि इस वक्त बांग्लादेश किस तरीके से लगातार हावी हो रहा है उन लोगों पर जो कि अल्पसंख्यक है। हम माइनॉरिटीज का जिक्र कर रहे हैं जो कि हिंदू समुदाय हैं, और इसी वजह से ये एक बड़ा मुद्दा इस वक्त हो जाता है कि आखिर इसमें यूएन का इंटरवेंशन कब होगा। यूएन इंटरवेन अगर कर रहा है तो फिर मोहम्मद यूनुस अब तक भी चुप क्यों बैठे हुए हैं? क्या वो सिर्फ ये चाहते हैं कि चुनाव टाल दिए जाए जो कि फरवरी में होने को है? हालांकि अब इसी को लेकर के हमारे साथ अब एक पैनल भी जुड़ेगा और धीरे धीरे करके हमारे साथ गेस्ट जुड़ चुके हैं, तो हम एक एक करके उन गेस्ट के पास भी चलेंगे। सबसे पहले मैं मेहमानों को आपसे तारुफ करवा दूं कि हमारे साथ इस वक्त कौन कौन से मेहमान जुड़ने वाले हैं। रिटायर्ड कर्नल संजीत सिरोही जी, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े, बहुत स्वागत है सर आपका। और इसके साथ ही हमारे साथ करोरी सिंह जी, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट, भी थोड़ी देर में आपसे जुड़ेंगे। डॉक्टर चसरावत, वैदिक स्कॉलर, हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। इसके साथ अरविंद सिंह तेजावत जी, फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट, हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी संजीत जी, सर सवाल ये हो जाता है कि हिंदू विरोधी षड्यंत्र आखिर इस वक्त क्यों देखने को मिल रहा है बांग्लादेश में? क्या चाह रहे हैं मोहम्मद यूनुस? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने चैनल पर बुलाया। जय हिंद। बहुत ही खास मुद्दा है ये, और ये जो बार बार बांग्लादेश में हो रहा है, जब से शेख हसीना की सरकार को पिछले साल 5 अगस्त में वहां से हटाया गया था, उसके बाद आप देखिए कि ज्यादातर जो हमले हो रहे हैं वो माइनॉरिटीज पे हो रहे हैं, और माइनॉरिटीज में भी देखें तो हिंदू पे हो रहे हैं। तो उसकी वजह, एक तो पहली वजह ये है कि वो जो हिंदू थे वो अवामी लीग को सपोर्ट करते थे, शेख हसीना को सपोर्ट करते थे, तो उस सपोर्ट बेस को दहशत करके ताकि वो आने वाले समय में जो है शेख हसीना से हटके वो किसी और पार्टी को ज्वाइन कर दे। पहला तो ये। नंबर दूसरा सवाल ये है कि देखिए, पिछले साल से हेट इंडिया एक कैंपेन चल रहा है बांग्लादेश में, और पूरा का पूरा बांग्लादेश जो है जिहादियों के हाथ में जा चुका है। मोहम्मद यूनुस साहब के हाथ में कुछ नहीं है, या मोहम्मद यूनुस साहब जो है जिहादियों से मिल रहे हैं। और मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूं कि सबसे पहले तो इनका जो नोबेल पीस प्राइज इनको दिया है वो इनसे वापस लेना चाहिए, क्योंकि जब से ये बने हैं, एडवाइजर बने हैं गवर्नमेंट के, तब से ही बांग्लादेश के अंदर जो है अल्पसंख्यकों के ऊपर हमले हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है, औरतों के साथ जो है बदसलूकी की जा रही है। तो मेरा ये मानना है कि मोहम्मद यूनुस साहब जो है खुद ये सब की सब कार्रवाई करवा रहे हैं, और ये हिंदुओं के ऊपर हमें इस चीज को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। भारत सरकार को जितने सख्त से सख्त कदम उठा सकते हैं वो उठाने चाहिए, और ये हाई कमिश्नर को बुला लिया और उसको जो है
बता दिया, इससे कुछ नहीं होगा। हमको बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ेंगे। आप देखिए, इजराइल के किसी एक नागरिक के साथ होता है तो पूरी की पूरी जो एयरफोर्स एक्टिव हो जाती है, स्ट्राइक करती है। अमेरिका के 2 सोल्जर जो है सीरिया में मरते हैं तो 70 ठिकानों पे हमले किए जाते हैं। तो मेरे मानना है, ये जो भारत सरकार की जो सॉफ्ट पॉलिसी है, इसको हमको बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बांग्लादेश है या सर इसी से पाकिस्तान जुड़ा है। सर एक सवाल है कि सर यही सवाल बार बार उठता है कि आखिर ये मात्र एक एक्सरसाइज है रणनीतिक तौर पर, या फिर वाकई से फाइलों को ये सिर्फ घुमाने का जो काम किया जा रहा है, क्या इसके आगे भी और कोई कदम भारत की ओर से उठाया जा सकता है आने वाले दिनों में? देखिए, सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है और अफसोस है कि भारत सरकार का जो रवैया रहा है वो हमेशा बड़ा सॉफ्ट रवैया रहा है। और ये आप देखिए, पिछले 1.5 साल से बांग्लादेश में क्या हालत हिंदुओं, मैं तो कह रहा हूं जो बांग्लादेश में हिंदू हैं, मैं उनको बहुत बहुत जो उनकी कदर करता हूं, उनकी बहादुरी की कदर करता हूं कि 93% मुसलमानों के साथ जो ज्यादा से ज्यादा जिहादी बन चुके हैं, उनके बीच में वो रह रहे हैं, उनकी हिम्मत है, उनके बीच में रह रहे हैं। और यहाँ पे 80% जो है भारत के अंदर हिंदू हैं और आवाज नहीं उठती है। लोग जो है वीएचपी वाले, बजरंग दल वाले वहां पे जाके बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बाकी हिंदू क्यों सो रहे हैं? तो मेरा ये मानना, मैं ये नहीं कह रहा कि झगड़ा करो, लेकिन आवाज तो उठाओ ना। जो आपके, हमें फर्क नहीं पड़ता वो बांग्लादेशी था, जो दीपू चंद्र दास था या कौन था, लेकिन वो हिंदू था। अगर जो आपकी रिपोर्ट है कि वो जो है पुलिस कस्टडी में था, पुलिस ने उसको हैंड ओवर किया मॉब को, और मॉब ने उसकी लिंचिंग की है, और उसके बाद उसको जो है पेड़ से या खंबे से बांध के उसको जला दिया गया है। मैं कह रहा हूं, ये भारत सरकार और भारत के हिंदुओं के लोगों के लिए शर्म की बात है कि 80 करोड़ हिंदू हो के भी हम जो है पड़ोस के मुल्क में हिंदुओं को नहीं बचा सकते। जी सर, एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये भी हो जाता है कि क्या भारत और बांग्लादेश के सामने हिंदुओं के मुद्दे पर अभी आपने भी ये कहा कि सॉफ्ट है, लेकिन सर आखिर कब तक इस तरीके से हम सिर्फ ये देखते रहेंगे और हम बार बार समन भेजते रहेंगे? क्योंकि समन भेजने का भी नतीजा मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। अभी हाल फिलहाल का मामला दीपू चंद्र दास से जुड़ा हुआ था, अब एक और मामला सामने आ गया है चटगांव का, जब एक परिवार को इस तरीके से जिंदा जलाने की कोशिश हुई। तो सर ये जो तस्वीरें सामने आती है, मोहम्मद यूनुस सामने आते हैं, वो निंदा कर देते हैं, उसके बाद से फिर वापस अपने उसी चारदीवारी में चले जाते हैं, अपने ऑफिस को संभालना शुरू कर देते हैं। तो सर क्या ये उन्हीं के इशारों पर हो रहा है? एक बहुत बड़ा सवाल ये भी उठता है। और क्या अगर उनके इशारों पर हो रहा है तो उन्हें ये कमांड कौन दे रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूं, जो भी बांग्लादेश में हो रहा है जी, ये मोहम्मद यूनुस के इशारों पर, या तो इशारों पर हो रहा है, या उनके हाथ से वो जो जिहादी, जो बोतल में शेख हसीना ने उस जिन को जो बंद कर रखा था, वो जो है मोहम्मद यूनुस ने उस बोतल को खोल दिया और जिन बाहर आ गया। तो दोनों कारण हो सकते हैं, या तो जो है मोहम्मद यूनुस करना नहीं चाहते, या मोहम्मद यूनुस अगर करना चाहते तो वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और दूसरी ये भी वजह है कि मोहम्मद यूनुस साहब नहीं चाहते हैं कि 12 फरवरी को इलेक्शन हो। और मेरा तो ये मानना है कि ये जो भी बांग्लादेश में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ये मोहम्मद यूनुस करा रहे हैं प्रोटेस्ट को। ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है, ये जिहादी प्रॉब्लम है। ये जो है रेडिकलाइजेशन इतना हो चुका है बांग्लादेश में, जो कि मोहम्मद यूनुस ने कर दिया है। नहीं तो आप ये बताइए, इंडियन हाई कमीशन, बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने वीएचपी और बजरंग दल वाले प्रोटेस्ट करते हैं, पुलिस आकर उनको रोक लेती है। वही पुलिस बांग्लादेश में क्यों नहीं रोकती उनको? जब वो उसकी दीपू चंद्र दास की जो है उसको जलाया जा रहा था तो दुनिया वीडियो बना रही थी, तो पुलिस कहां थी उस टाइम? पुलिस क्यों नहीं रोक पाती? तो मेरा कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है। जो मोहम्मद यूनुस साहब कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने जिहादी जिन को बोतल से बाहर निकाल दिया है, और ये जिहादी जिन इसी तरीके से करता रहेगा। इसमें मोहम्मद यूनुस का भी उल्लू सीधा हो रहा है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस को पावर चाहिए। अब 12 फरवरी को अगर इलेक्शन होते तो मोहम्मद यूनुस साहब तो कभी आएंगे नहीं, तो वो कभी भी इलेक्शन नहीं होने देंगे। और आप देखते रहना, इसी उस बहाने के जी वहां पे प्रोटेस्ट आ रहे हैं, वहां पे ये हो रहा है, इलेक्शंस को डिले कर दिया जाएगा या अगले साल तक पहुंचा दिया जाएगा। और सर मोहम्मद यूनुस सामने आते हैं तो वो ये कहते हैं कि किसी भी कीमत पर हर हाल में हम चुनाव करवाएंगे, लेकिन जो स्थितियां बांग्लादेश की होती जा रही है वो दिखाई नहीं देते चुनाव लायक। और शायद क्या यही एक बड़ा कारण हम मान सकते हैं कि मोहम्मद यूनुस दो राह अपना रहे हैं? एक तरफ अपनी इमेज साफ रखने की वो कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ हम देखते हैं बार बार इस तरीके के घटनाक्रम सामने आ रहे हैं ताकि
वाकई में इसे डिले किया जा सके। और सवाल यह भी बनता है कि आखिर भारत में जब वीएचपी की ओर से जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे, सर यूएन का रास्ता क्यों नहीं अपनाया जा रहा? सॉफ्ट पॉलिसी कब तक अपनाई जाएगी? ये मैं बताता रहा हूं, ये जो हमारी जो पॉलिसी है विश्व में कुटुंबे, हमारे जो है भाई लोग, नेबर, ब्रदरली नेबर्स, ये नहीं समझ सकते ये लोग। ना पाकिस्तान समझ सकता है, ना बांग्लादेश समझ सकता है। श्रीलंका को समझ में आ गया, मालदीव को समझ में आ गया। मालदीव ने भी कोशिश की थी चीन के पास जाने की, लेकिन मालदीव को पता लग गया कि भारत के साथ ही फायदा है। श्रीलंका को पता लग गया भारत के साथ ही फायदा है। लेकिन जहां जहां पे जिहादी है, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे ये बांग्लादेश है, जब तक इनके ऊपर जूते नहीं मारे जाएंगे इनके सिर के ऊपर, तब तक ये हमारे सिर पर ढपली इसी तरीके से बजाते रहेंगे। और सवाल इस चीज का नहीं है कि दीपू चंद्र दास को जलाया गया, सवाल इस चीज का भी नहीं है कि जो घरों में सोते हुए लोगों को जलाया। मेरा सवाल ये है कि भारत सरकार कब तक हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होने देगी, और कब तक ये चुपचाप बैठ के सिर्फ हाई कमिश्नर को बुला के उसको डांट लगा के या उसको चाय पिला के या कंसर्न शो करके कि वी आर वेरी कंसर्न, ये कब तक कंसर्न रहेंगे हम? तो तब तक हम इस सॉफ्ट पॉलिसी को नहीं छोड़ेंगे। बांग्लादेश में इसी तरह हिंदुओं को मारा जाएगा, पाकिस्तान में इसी तरीके से हिंदुओं के साथ बदसलूकी की जाएगी। ये भारत सरकार का जिम्मेवारी है कि भारत सरकार, और ये कोई इतने बड़े देश नहीं है जिससे भारत इनको ठीक नहीं कर सकता। बांग्लादेश की ज्योग्राफी ऐसी है कि वो तो भारत के बगैर एक दिन नहीं कर सकता। अभी 50,000 टन जो है मैट्रिक टन राइस मांग रहा, मत दो राइस, ठीक है, भूखे मर जाएंगे वो। आप उनको क्यों चावल दे रहे हो? जी सर, एक्सपोर्ट मत करो चावल। ठीक है सर। अब मैं आपके पास लौट रही हूँ। हमारे साथ इस वक्त करोरी सिंह जी जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं, और साथ ही डॉक्टर एच.एस. रावत जी वैदिक स्कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं एच.एस. रावत सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी और मैं ये जानना चाहूंगी सर कि एक बड़ा सवाल ये बनता है कि सर मोमबत्तियां कब तक सड़कों पर लेकर के हम उतरते रहेंगे? सड़कों पर प्रॉपर जो पॉलिटिकल एक प्रेशर होता है, वो प्रेशर, वो दबाव कब क्रिएट किया जाएगा? कब हम यूएन की तरफ आगे बढ़ेंगे कि हिंदुओं की जान की परवाह बांग्लादेश में नहीं है क्या? सिर्फ सड़कों पर उतर करके मोमबत्ती दिखा कर वो गुस्सा जाहिर कर दिया जाएगा, मामला शांत? सुरभि जी देखिए, आज की डेट में भारत जो है बहुत स्ट्रांग स्थिति में है और देश का नेतृत्व भी बहुत अच्छे हाथों में है। आज हमें इजराइल से और अमेरिका से सीखना होगा। अगर इजराइल का कोई एक व्यक्ति कहीं मारा जाता है तो इजराइल वहां पर हमला करता है और वहां सबक सिखाने की कोशिश करता है। अभी नेतन्याहू ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को वार्निंग दे दी थी, बहुत सख्त, कहता आपकी ढील है ये, इसको सुधारिए अन्यथा हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप साहब का अगर अमेरिकी कोई एक पाकिस्तान के अंदर पत्रकार मारा जाता है तो किस प्रकार से उसका बदला लेते हैं, यानी उनके लिए एक एक आदमी की कीमत है। आज हिंदुस्तान को यह दिखाना पड़ेगा कि हिंदुस्तान वाकई मिसाइल वाला हिंदुस्तान है, वाकई परमाणु बम वाला हिंदुस्तान है। जब तक आप, अभी मैंने सुन रहा था, जूते नहीं मारोगे जब तक कोई बाप नहीं बोलेगा। आज स्थिति ये है, ये इसी प्रकार से इनका ये टेररिज्म, इस्लामिक जो आतंकवाद है, ये बढ़ता रहेगा। और अगर हमने पड़ोस का वसुधैव कुटुंब की नीति को अपनाते रहे कि भाईचारा है भाईचारा है भाईचारा है, तो ये तो सिर पर नाचते रहेंगे। इनका इतिहास रहा है। आज पूरे विश्व में इस्लामिक आतंकवाद फैल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी कहा इस्लामिक आतंकवाद, और उसने भी वहां पर रोक लगा दी है पूर्ण रूप से कि जब तक कोई फैसला मेरी सरकार नहीं करती या मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, जब तक कोई भी मुसलमान मेरे देश में एंट्री नहीं करेगा। तो हमें बहुत सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। आज देश का नेतृत्व बहुत सख्त है, मजबूत है, हिंदुस्तान की स्थिति मजबूत है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति को, सर आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की स्थिति मजबूत है। अगर हम सब वाकई में इस तरीके से हम अगर दिखाना चाहते हैं, हमें एक स्ट्रांग मैसेज तो देने की जरूरत है। यह सब बार बार समन भेजा जाएगा? देखिए सुरभि जी, मैं फिर कह रहा हूं, जब तक आप, जैसे पाकिस्तान को आपने अटैक किया, आपने वहां पर उसी प्रकार से अगर इनको भय नहीं दिखाओगे तो ये सिर पे नाचेंगे। इनकी स्थिति बन चुकी है और वहाँ हिंदू बहुत खतरे में है, स्थिति बहुत नाजुक है और बहुत सख्त एक्शन लेने की समय जरूरत है। ठीक है, अब मैं करोरी सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। सर एक बड़ा सवाल ये भी बन जाता है कि जब हम बांग्लादेश की स्थिति को देखते हैं, गौर करते हैं, तो हमने हमेशा ये देखा है कि बांग्लादेश का बहुत अच्छा मित्र रहा है भारत,
और अब तो यूएन के इंटरवेंशन के बाद से, रूस के इंटरवेंशन के बाद से रूस ने भी कह दिया कि 1971 का समय ना भूले बांग्लादेश, जब सबसे ज्यादा मदद का हाथ आगे बढ़ाने वालों में सबसे पहले भारत था और भारत ने उस दोस्ती को हमेशा से कायम रखा। तो भारत के साथ में उसे इसी दोस्ती को सुधारने पर फोकस करना चाहिए। लेकिन अब जो स्थिति हम देख रहे हैं, एक और बांग्लादेश उस वक्त को भी भूल चुका है, दूसरी तरफ पाकिस्तान का सबसे ज्यादा आना जाना, कनेक्शंस बांग्लादेश के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं। हम तीसरे मोर्चे पर यह भी देख रहे हैं कि यह कहा जा रहा है कि इसमें डीप स्टेट थ्योरी भी इन्वॉल्व है, किसी और के इशारों पर मोहम्मद यूनुस काम कर रहे हैं। तो सर, ये जियोपॉलिटिकल फैक्टर से अगर हम इस वक्त समझने की स्थिति कोशिश करें बांग्लादेश को लेकर के, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए सुरभि, जो आपने बात बताई विस्तार से वो सही है, और मेरे मित्र संजीव जी ने भी विस्तार से बताया, क्योंकि उनकी सैन्य पृष्ठभूमि है तो वो यही बात कहेंगे। हमारे दूसरे साथी ने भारत के जनमानस का दृष्टिकोण लेके बात कही, वो भी सही है। लेकिन आज बांग्लादेश जिस दौर से गुजर रहा है वो दौर ऐसा है, हिंसा और अराजकता का दौर से गुजर रहा है, और वो हिंसा है, राजनीतिक भी है और उसका कम्युनल रूप भी है। कम्युनल क्यों है, ये मेन सवाल है जिससे भारत का जनमानस उद्वेलित है। वो इसलिए कि बांग्लादेश एक ऐसे विशिष्ट समुदाय है, समाज है, ये अंग्रेजों के टाइम से है। वहाँ दो समूह रहे, एक बंगाली संस्कृति जो बहुत स्ट्रोंग है, उसकी जड़ें गहरी है, और एक इस्लामिक धर्म पे आधारित दृष्टिकोण। सामान्यतः हम कहते हैं कि संस्कृति का पार्ट है एक धर्म, लेकिन बांग्लादेश का जो पार्ट है, ब्रिटिश पीरियड से ही वहां ध्रुवीकरण रहा, एक तरफ धर्म, दूसरी बंगाली संस्कृति। 47 में ईस्ट पाकिस्तान बना तो जो धार्मिक शक्तियां थी इस्लाम पसंद, वो सत्ता में आ गई, ईस्ट पाकिस्तान बन गया, और जो सांस्कृतिक शक्तियां थी उनको दबा दिया। लेकिन संस्कृति होती है वो बहुत गहरी होती है, जड़ें गहरी होती हैं, धर्म से भी कहीं ज्यादा। तो वो सांस्कृतिक शक्तियां 71 में उभर कर सामने आई और भारत पे उसका प्रभाव पड़ा, क्योंकि भारत में बहुत ज्यादा शरणार्थी आ गए और भारत पे प्रभाव पड़ रहा था। इसलिए भारत ने भी सहानुभूति दिखाई 71 में। भारत ने बनाया नहीं बांग्लादेश, बनाया तो पाकिस्तान ने, क्योंकि वहां दमन किया, शोषण किया, तो उसकी वजह से बना और बंगाली संस्कृति का उभार आया। अब जो पिछली साल जुलाई अगस्त में हुआ, वो इस्लामिक शक्तियां फिर से हावी हो गई और सांस्कृतिक शक्तियां थी, उनको दबाने का एक रास्ता किया। इसमें पाकिस्तान जैसे देशों को ने सोचा कि एक अवसर है, तो वहां जो प्रजातांत्रिक एक प्रक्रिया होनी चाहिए, वो हसीना के हटने के बाद में शुरू नहीं हो पाई अभी तक। तो अब जो सरकार है, उस सरकार का क्या औचित्य है? औचित्य पूर्णता भी नहीं है उस सरकार की, और औचित्य पूर्णता इस रूप में नहीं है कि वो निर्वाचित सरकार नहीं है, और जब तक निर्वाचित सरकार नहीं आएगी, हो सकता है निर्वाचित सरकार आने से पहले अराजकता उस दौर में चली जाए, इतनी हिंसा हो जाए कि बांग्लादेश मैनेज ही नहीं कर पाए। और इसीलिए जो भारत सरकार का दृष्टिकोण है, वो बहुत ही संयम के साथ, बहुत ही संवेदनशीलता के साथ भारत पेश आ रहा है। लेकिन जो वहां पे हिंसा हो रही है, विशेष रूप से जो धार्मिक हिंसा है, माइनॉरिटीज पे है, उसका अमेरिका ने विरोध किया है। अमेरिका के जो राजदूत हैं भारत में, जो दक्षिण और के जो सेंट्रल एशिया है उनके इंचार्ज में है, उन्होंने मोहम्मद यूनुस से बातचीत की है। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन सब ने अपना कंसर्न दिखाया है, और कंसर्न ये दिखाया है कि आप जो माइनॉरिटीज हैं उन पे अत्याचार मत कीजिए, नियंत्रण कीजिए। तो हर तरीके से बांग्लादेश सरकार पे दबाव बन रहा है। इसलिए भारत प्रत्यक्ष रूप से सैनिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहता है, और मेरे ख्याल से भारत सरकार की नीति है, हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए। हाँ, जनमानस की भावनाएं हैं, अगर वहाँ हिंदुओं पे या किसी भी माइनॉरिटी पे अत्याचार होता है तो भारत का जनमानस उद्वेलित होता है। लेकिन हमें हमारी सरकार की जो संवेदनशीलता है या संयम की नीति है, क्योंकि बांग्लादेश छोटा देश है और भारत थोड़ा सा भी एक्शन लेगा, दुनिया सहानुभूति बांग्लादेश के साथ शिफ्ट हो जाएगी, और वो कहेंगे कि देखिए भारत बड़ा देश है, एक छोटे देश में अराजकता का माहौल है, उसका फायदा उठाना चाहता है। तो मेरे ख्याल से जो कुछ है, हमारे मित्र संजीव जी ने कहा और हमारे दूसरे साथी ने भी कहा, वो बातें सही हैं।
लेकिन हमारी सरकार की नीति है वो संवेदनशीलता की है, तो हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए एक विवेकशील व्यक्ति के रूप में। जी सुरभि। ठीक है सर, आज हम बांग्लादेश की स्थिति को लेकर के चर्चा कर रहे हैं और साथ ये भी अब हर कोई ये जानना चाह रहे हैं कि इस वक्त भारत का स्टैंड क्या होने वाला है। भारत यूएन आखिर कब जाएगा और आखिर भारत की ओर से मजबूत कदम एक संदेश के तौर पर कब उठाया जाएगा? क्या बार बार सिर्फ समन ही तलब किया जाता रहेगा? इस वक्त एक बार फिर से मेहमानों का हम रुख कर लेते हैं और हमारे साथ इस वक्त अरविंद सिंह तेजावत जी भी जुड़ चुके हैं, विदेश मामलों के जानकार है आप। सर बहुत स्वागत है आपका भी। सर एक बड़ा सवाल ये भी बनता है कि जब हम बात करते हैं रणनीतिक रिश्तों की और दूसरी तरफ हम बात करते हैं धार्मिक तौर पर किसी भी देश के आगे बढ़ने या पीछे हटने की, और जब इस तरीके के घटनाक्रम सामने आते हैं धर्म को आधार बनाया जाता है। सर रणनीतिक रिश्ते इतने जरूरी हो जाते हैं कि चाहे किसी के धर्म के आधार पर जाने चली जाती रही हूं, और अब तक कई लोगों की कुर्बानी दी जा चुकी है। सर ब्लास्फेमी एक शब्द, लेकिन उस एक शब्द के वजह से बार बार बांग्लादेश में हिंदुओं को सताया जा रहा है। ये कब तक चलेगा सर? भारत स्टैंड क्यों नहीं ले पा रहा है, जो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज की जरूरत है? सुरभि जी, ये सवाल आपने मुझसे पूछा है तो मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। देखिए, सवाल में दो चीजें थोड़ी सी अस्पष्ट है, तो थोड़ा स्पष्टता के साथ उत्तर देना थोड़ा मुश्किल है कि ये किस देश के संदर्भ में, क्योंकि अगर हम परिस्थितियों का आकलन करें तो धर्म के संदर्भ में आप पूरे दक्षिण एशिया के बारे में बात कर रही है या केवल बांग्लादेश के बारे में? सर बांग्लादेश को लेकर के बात हो रही है और भारत के रिश्तों के साथ में बात हो रही है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश में इन दिनों हम तनातनी का माहौल देख रहे हैं। दूसरी तरफ एंट्री हो जाती है पाकिस्तान की, यहां से डीप स्टेट थ्योरी लागू हो जाती है। तो सर चल क्या रहा है, और इसलिए मैंने ये सवाल पूछा है। देखिए, इसका सीधा सा है कि अगर बांग्लादेश में धर्म के आधार पर जो विभाजन देखने को आ रहा है, तो इससे एक चीज तो ये साफ है कि 1947 में जो विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी वो आज भी जारी है। और यही वजह है कि बांग्लादेश में जो 24% हिंदू थे, उस हिंदू आबादी की संख्या घट के 8% रह जाती है। और इतने सालों में भारत सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इसलिए नहीं जाती है क्योंकि वह कूटनीति के नाम पर एक जो सुरक्षात्मक या जो डिफेंसिव जो पोजीशन अपनानी चाहिए वो अपनाते हैं। और बांग्लादेश में जो डिस्टर्बेंस होता है उसका सीधा सीधा असर भारत पर भी होता है। कारण यह कि जो बांग्लादेश में जिस हिंदू युवक की वहां पे हत्या की गई और उसे जलाया गया, उसके बाद में भारत में भी इसी तरीके का एक विभाजन देखने को मिल रहा है, एक ध्रुवीकरण देखने को मिल रहा है। और जो बांग्लादेश की जो एम्बेसी है उसकी तरफ यहाँ के लोगों का प्रदर्शन हुआ है, तो भारत में भी एक आंतरिक अशांति और जो व्यवस्था संबंधी जो समस्याएं वो पैदा होती है। इसके अलावा एक और चीज जो हमें गौर करने लायक है कि अगर बांग्लादेश और भारत के बीच में कोई खास से ट्यूनिंग अगर मान लो स्थापित नहीं होती है, तो 4000 के आसपास जो लंबी जो बाउंड्री है उसको सुरक्षित रखना भारत के लिए काफी आर्थिक दबाव का काम होगा। और विदेशी ताकतें यही समझती है। अभी हम पाकिस्तान के इंटरफेरेंस को लेकर भी बात करेंगे, पर बात यह है कि अगर बांग्लादेश में आतंकियों के अड्डे स्थापित हो जाते हैं, अगर मान लो हमारे बीच में कोई कम्युनिकेशन प्रॉब्लम या कोई इशू होता है, तो भारत की कूटनीति की ये सबसे बड़ी असफलता होगी। विदेशी ताकतें यही चाहती है। पाकिस्तान अपने आप में वहां पे कोई बहुत बड़ा रोल प्ले करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि वो घरेलू दबाव में है। पर आईएसआई के जितने भी ऑफिसर्स हैं वो लगातार बांग्लादेश जा रहे हैं और ये आ रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया में ये बात नहीं हो रही है कि विदेशी ताकतें, क्योंकि इसका सबूत नहीं है ज्यादातर लोगों के पीछे, क्योंकि पर्दे के पीछे जो चीजें होती है उनके सबूत नहीं छोड़े जाते हैं। पर इसमें विदेशी ताकतें इस पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र में एंटर कर चुकी है। और ये रूस को जब पता चला तो रूस के जो राजदूत हैं जो बांग्लादेश में बैठे हुए हैं, तो उन्होंने बयान जारी किया भारत के पक्ष में कि जो बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वह ठीक नहीं है। मतलब अगर एक हिसाब से देखा जाए तो जितना कड़ा बयान भारत ने जारी नहीं किया, उससे ज्यादा कड़ा बयान तो रूस ने जारी किया है। और 71 के वॉर में रूस हमारे साथ था। बांग्लादेश को आजादी दिलाने में रूस के योगदान को भी हम लोग भुला नहीं सकते हैं। बिल्कुल, भारत के साथ साथ रूस का भी सहयोग रहा था, नहीं तो सारे। और वहीं पे ये जो वेस्टर्न लोग हैं, ये जो वेस्टर्न लॉबी है, वो क्या करती है, वहां के कूटनीतिज्ञ हादी के मौत के ऊपर वो बयान दे देते हैं। पर एक जो अल्पसंख्यक हैं, चाहे वो हिंदू हो, इंसान तो है ना कम से कम, चाहे वो हिंदू हो, कोई भी किसी भी धर्म का, बौद्ध हो, का एक हिंदू होने के कारण एक बयान जारी नहीं करेंगे आप? एक इंसान के पक्ष में तो एक आप बयान जारी कर सकते थे ना, मानवीयता के पक्ष में।
तो वो तमाम चीजें हैं जो कि वेस्टर्न लोग नहीं कर रहे हैं। तो इससे ये पता चल रहा है कि पूरा जो दक्षिण एशिया है वो एक तरीके से जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का शिकार हो रहा है। भारत को एक मजबूत राष्ट्र होने के कारण इन सारी ही विदेशी ताकतों को उस पूरे एरिया से बाहर करना होगा, ताकि भारत अपने डेवलपमेंट की राह आसान कर पाएगा। अफ्रीका से लेकर मध्य एशिया तक भारत के हित जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे जो यूएस और जो चाइनीज इंटरफेरेंस है जो पाकिस्तान के माध्यम से हो रहा है, क्योंकि वो खुले में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि भारत ब्रिक्स में भी है, क्वेड में भी है, वो भारत के साथ असहजता पैदा नहीं करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान के जरिए वहां दखलंदाजी कर रहे हैं। इसको दुरुस्त किया जाना चाहिए। सुरभि जी। ठीक है सर, मैं लौट रही हूँ। अब संजीत सर, मैं एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगी। सर, एक सवाल ये भी मन में आता है कि क्या ईश निंदा कानून से ज्यादा ऊपर हो जाता है सर? इस तरीके से बार बार हम ये देखते हैं कि जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो हर बार अल्पसंख्यकों को इन्हीं आधार पर टारगेट कर दिया जाता है। और ये टारगेट किलिंग के जो मामले सर इन दिनों चल रहे हैं सर, ये टारगेट किलिंग बांग्लादेश में हम इसे अगर कहें तो क्या गलत होगा? सुरभि जी, बिल्कुल गलत नहीं होगा था। अभी 4-5 दिन पहले सीरिया में 70 जगह उन्होंने स्ट्राइक किया। क्यों? क्योंकि उनके 2 सैनिकों को टेररिस्टों ने वहां पे मार दिया था। तो अगर ये देश कर सकते हैं, अमेरिका तो चलो बहुत बड़ा देश है, अगर इजराइल कर सकता है तो क्या भारत नहीं कर सकता? भारत अगर पहलगांव के उसमें पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकता तो क्या भारत बांग्लादेश को ये नहीं बता सकता कि अगर आपकी यही कार्रवाई करती रही तो आपके खिलाफ हम सख्त कदम उठाएंगे? भारत के पास तो इतनी स्ट्रांग पोजीशन है, ज्योग्राफिकली बांग्लादेश चारों तरफ से भारत के घिरा हुआ है, दूसरी तरफ समुद्र है, तो बांग्लादेश को तो बिल्कुल 1 मिनट में कंट्रोल में किया जा सकता है। लेकिन बांग्लादेश के साथ भी इतना सॉफ्ट कॉर्नर। और मैं एक बात बताता हूँ, और मैं बाकी जो पैनलिस्ट है, करोड़ी सिंह जी है, तेजावत साहब है, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि अगर ये स्थिति रिवर्स हो जाती, भारत एक छोटा सा देश होता और बांग्लादेश बड़ा देश होता या पाकिस्तान बड़ा देश होता, तो क्या ये हमको जीने आराम से रहने देते? क्या हम जो है 17-18 करोड़ हिंदू होते और बांग्लादेश में जो है 80 करोड़ हिंदू होते, तो क्या हमको ये आराम से रहने देते? नहीं रहने देते। वो जब 80 करोड़ हिंदू है तब आपके साथ जो है हिंदुओं को इस तरीके से वहां पे कर रहे हैं, तो ये जो है, मैं आपको फिर वही कह रहा हूं, यूएन को छोड़ो, डिप्लोमेसी अपने जगह है, उसको मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डिप्लोमेसी छोड़ो, लेकिन पाकिस्तान बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को या बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस साहब से बात करनी चाहिए, आर्मी चीफ टू आर्मी चीफ बताना चाहिए। सर, सॉरी, आपने शायद वो वीडियो देखा होगा, नहीं देखा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन वो वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ और सोशल मीडिया पर इसके लिए लगातार लोग सरकार से सवाल भी पूछ रहे हैं। और ये पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है बार बार कि जब बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय यानी हिंदुओं की रक्षा नहीं हो पा रही है, उन्हें पूरी तरह सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जा पा रही है, भारत का स्टैंड क्लियर नहीं हो पा रहा है, इस बीच में हमने वो तस्वीर देखी कि कैसे बॉर्डर पार करा करके वहां राशन भेजा जा रहा है सर अभी भी। तो इसको लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं लोग जानना चाह रहे हैं कि इस वक्त ये कैसी रणनीति है। वही तो मैं कहना चाहता हूं कि अभी जो है 1 दिन 2 दिन पहले की खबर है, उनके जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं गवर्नमेंट के, उन्होंने कहा है कि हम भारत से 50,000 मैट्रिक टन राइस इंपोर्ट करेंगे। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं वो देश जो आपके जो अल्पसंख्यक, मैं कह रहा हूं हिंदुओं भी छोड़ो, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे बुद्धिस्ट है, चाहे हिंदू हैं, अगर वो इतना अत्याचार करे तो आप उनको चावल क्यों दे रहे हो? ऐसी कैसी मजबूरी है आपकी कि ये जो 50,000 मैट्रिक टन है, अगर आप चावल नहीं दोगे तो क्या भारत भूखा मर जाएगा? भारत के पास पैसा नहीं आएगा? अरे कुछ करके तो दिखाओ, उनको प्रेशर में तो डालो। आपके पास उनकी फूड सिक्योरिटी आपके पास है, उनकी वाटर सिक्योरिटी आपके पास है, उनकी एनर्जी, उनकी बिजली भारत से जाती है, पानी भारत से होके जाता है, खाना भारत से होके जाता है, और तबली बजाते हैं भारत के लोगों के ऊपर। या भारत को हेट इंडिया स्पीच, जो ये मरा है हादी, इसने बेहतर बांग्लादेश का नक्शा बना के दिया 7 सिस्टर का, उसको जो है पूरा शहीद बना दिया गया। तो मैं कह रहा हूं कि ये चीजें नहीं चलने वाली। आप जो है इनके सिर पे जूते मारो, नहीं तो ये आपके सर पे डपली बजाते रहे। ठीक है सर। एचएस रावत सर जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले करोड़ी सर, मैं एक सवाल आपसे, अभी जैसे कि हमने संजीत सर को सुना भी, उन्होंने एक बात का जिक्र किया, ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा
पेश कर दिया जाता है। सर, ये कदम भारत क्यों नहीं उठा पा रहा? ग्रेटर मेघालय भी तो हम कर सकते हैं, ग्रेटर त्रिपुरा भी तो कर सकते हैं, और अगर ग्रेटर त्रिपुरा कर दिया जाए तो सर जो सी पोर्ट का जिक्र आ रहा है कि समुद्र नहीं है सेवन सिस्टर्स के पास, सर वो रास्ता खुल जाएगा। ग्रेटर मेघालय अगर हम उसे चौड़ा कर देते हैं तो सर जो चिकन नेक है उस चिकन नेक को चौड़ा किया जा सकता है। तो सर जब इस तरीके के हथियार या इस तरीके के मोटिव के साथ में हम भी आगे बढ़ सकते हैं, तो सर क्या एक उम्मीद नहीं बन सकती है कि बांग्लादेश शायद इससे भी समझ जाए? सुरभि जी, एक पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ। जी देखिए सुरभि, आपने जो सवाल किया है वो कार्टोग्राफिक वारफेयर मैं कहूंगा, जी वो दक्षिण एशिया में करीब करीब सभी देशों के बीच में चल रहा है। बांग्लादेश की हम बातचीत कर रहे हैं तो बांग्लादेश सरकार कितना कर रही है और राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं, हमें थोड़ा सा डिस्टिंक्शन मेंटेन करना चाहिए। वहां जिस तरह की कम्युनल वायलेंस है, धर्म पे आधारित हिंसा है, उसी प्रोपोर्शन में राजनीतिक हिंसा भी चल रही है। ये जो जमाते वाले हैं, इस्लामिक फोर्सेज हैं, वो बीएनपी के वर्कर्स को, लीडर्स को मार रहे हैं। बीएनपी के एक लीडर के घर को जलाया, उसमें 7 साल की बच्ची जल गई, वो मुस्लिम थी, तो मुस्लिम को भी मार रहा है। इसी तरह आवामी लीग के जो नेता हैं या जो वर्कर हैं उनके घर जला रहे हैं, उनको मार रहे हैं। तो वो इस्लामिक और जमाते वाले और इन पाकिस्तान की आईएसआई यही चाहती है कि संजीव जी और हमारे दूसरे साथी कह रहे हैं कि भारत को हार्ड एक्शन लेना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए, वो यही चाहते हैं। और वो ये चाहते हैं कि अगर भारत हस्तक्षेप करे तो हम बांग्लादेश के मुस्लिम्स को सबको एक तरफ कर लें और जमाती चुनाव में भारी पड़ जाए। आज की स्थिति में जमात के फेवर में बांग्लादेशी आवाम नहीं है। आज की स्थिति में न तो जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पार्टी है और न जमाते इस्लामी है। आज की स्थिति में बीएनपी अच्छी पोजीशन में है। तो जो जमात वाले हैं और जो इस्लामिक फोर्सेज हैं वो यही चाहते हैं कि भारत हस्तक्षेप करे, और इसीलिए शायद भारत सरकार की नीति है वो सोची समझी नीति है कि हम संयम से काम लें। अरविंद जी सर, ने लेकिन एक बात की स्थिति का अंदाजा तो लगाइए, जब हम बांग्लादेश का जिक्र करते हैं, हिंदुओं की बात करते हैं, तो सर वो हिंदुओं का जो समुदाय कभी 20% तक हुआ करता था वो घट करके सीधे 7 या 9% पर आ चुका है, और 8% पर आ चुका है, माफ कीजिएगा। और इसके अलावा हम देखते हैं कि 82% से बढ़कर के 92% पर पहुंच चुका है मुस्लिमों का। तो सर ये जब इस तरीके के ग्राफ में हम चेंजेस देखते हैं, सर क्या ये वाकई में कोशिश नहीं है जियोपॉलिटिकल फैक्टर को भी चेंज करने की? देखिए, निश्चित रूप है ये डेमोग्राफी चेंज करने का प्रयास होता है। तो क्या इसका विकल्प हम ये निकालें कि भारत सैनिक दृष्टि से हस्तक्षेप करे? मेरे ख्याल से यह हस्तक्षेप उचित नहीं होगा। भारत इंटरनेशनल ओपिनियन मोबिलाइज करे। और देखिए, अभी जो हिंदू के साथ हुआ, माइनॉरिटी और दूसरी माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है, अमेरिका की कांग्रेस में भी सवाल उठा है, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी सब इसके बारे में कंसर्न है कि माइनॉरिटीज पे अत्याचार नहीं होना चाहिए। तो जो आवामी जो इस्लामिक फोर्सेज हैं, विशेष रूप से जमात वाले और पाकिस्तान की आईएसआई यही चाहती है कि इंडिया को इतना प्रोवोक कर दो कि इंडिया हस्तक्षेप कर दे, और हस्तक्षेप करते ही ये कहेंगे कि इंडिया अपनी विस्तारवादी नीति अपना रहा है, तो भारत में एक दूसरा आरोप और लग जाएगा और मामला सुलझने के बजाय और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मैं आपके उस विचार से सहमत हूं कि डेमोग्राफी चेंज हो रही है, लेकिन उसका हम रास्ता क्या निकालें? एक विवेक सम्मत कोई इनोवेटिव रास्ता निकालें। मिलिट्री फोर्स यूज करना है वो तो एक लास्ट रिजोर्ट के रूप में होना चाहिए, वो जरूरी है, उसका भय भी होना चाहिए। और बांग्लादेश जितना भारत पे डिपेंडेंस है, बांग्लादेश के जो भी समझदार लोग हैं वो जानते हैं कि बांग्लादेश भारत के पे डिपेंडेंट इतना है कि भारत के बिना सरवाइव नहीं कर सकता बांग्लादेश। ये जानते हैं वहाँ के जो एनलाइटन सेक्शन है और जो समझदार राजनीतिक है वो जानते हैं। तो हम पूरे बांग्लादेश को केवल माइनॉरिटी के अगेंस्ट में सब इस्लाम वालों को एक ही बास्केट में नहीं रखें। इस्लामिक फोर्सेज हैं और आज भी बांग्लादेश का आवाम है वो इस्लामिक फोर्सेज के साथ नहीं है, वो हिंसा भड़का रहे हैं। समस्या इसलिए है कि वहाँ की सरकार है उसकी औचित्यपूर्णता नहीं है, सरकार कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है, तो सरकार की क्रेडिबिलिटी है वो खत्म हो रही है। और इसीलिए भारत का दृष्टिकोण यह है कि बांग्लादेश में
फेयर और फ्री इलेक्शन हो, वहां राजनीतिक स्थायित्व आए, एक क्रेडिबिलिटी बने, यही भारत सरकार का दृष्टिकोण है। और निश्चित रूप से जब वहां निर्वाचित सरकार आएगी तो वो भारत के सरोकार पे ध्यान देगी। सर, लेकिन और जो भारत स्थिति और बांग्लादेश के इन बांग्लादेश दिनों के नजर आ रही है, रिश्ते ऐसे में होंगे। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो पाना तो बहुत मुश्किल है। मैं आपके पास लौटूंगी। एच.एस. रावत सर, अब आपका मैं रुख कर रही हूं। जब हम बात किसी भी धर्म की करते हैं तो सर, धर्म के आधार पर ही हमने जबरदस्त हंगामा, जबरदस्त हिंसा देखी है बांग्लादेश में, जो अभी भी जारी है। एक तरफ बात फ्री एंड फेयर इलेक्शन की भी हो जाती है, लेकिन ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन संभव है कैसे? क्योंकि जो स्थितियां हैं, ऐसे में नजर तो आता नहीं है कि यहाँ पर इलेक्शन संभव भी है। देखिए सुरभि जी, सबसे बड़ी बात है कि आज पूरा विश्व जो है ना, ग्लोबली अगर देखा जाए तो धर्म में बंटता जा रहा है। यानी इस्लामिक कंट्री, उनकी सोच के विरुद्ध सारे के सारे जितने भी कंट्रीज हैं वो होते जा रहे हैं, और पहले भी होता रहा है। तो आज हमें ये देखना है कि हिंदुओं को बचाने के लिए भारत कितना सक्षम हो पाता है। वो पाकिस्तान में बचा पाता है या बांग्लादेश में बचा पाता कि नहीं बचा पाता। अगर नहीं बचा पाता है तो अगर हम करोड़ी सिंह जी की बात को माने और हम कूटनीति से चलते रहे तो हमारे बच्चों का भविष्य क्या है? कल को इसी प्रकार से इनके उपद्रव होते रहेंगे। और भय बिन होत न प्रीत, जब तक भय नहीं होगा, जब तक अपने आप को बचा नहीं सकते। एक इजराइल छोटा सा कंट्री है और वो इतने इस्लामिक मुल्कों के बीच में बैठा हुआ है, लेकिन उसका भय कितना है। बिना उसके वो जिंदा नहीं रह सकता, उसको पता है इसको खत्म कर देते। तो आज मुझे लगता है कि हिंदुओं के खिलाफ सभी कंट्रीज हैं, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं होता है। अगर एक केस हिंदुस्तान में किसी मुसलमान के खिलाफ हो जाए, अखलाक का केस हुआ, तो पूरे विश्व में हाय तो वह मच गई थी। लेकिन वहाँ हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, मंदिरों को फूका जा रहा है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब हिंदू मरता है तो मरने दो, अगर कोई मुसलमान या ईसाई मरता है तो उनकी वैल्यू है, हिंदू को कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए हिंदुस्तान की सरकार को कूटनीति के साथ साथ वहाँ चुनाव कराने के लिए वहाँ की पार्टियों को जैसे भी मैनेज किया जा सकता है अपनी एजेंसियों के थ्रू करना चाहिए। सरकार को गिराना चाहिए, इसको लंबे समय तक यूनिट सरकार को रहना ही नहीं चाहिए। तब तक इतने लंबे समय तक इसको बैठा के रखा है, 1 साल से, इसको 2-4 महीने में खत्म करा देना चाहिए था उसी समय। कूटनीति तो ये कहती है, राजनीति ये कहती है कि इसको लंबे समय तक बैठने नहीं देना चाहिए था। तो मेरा मानना यह है कि आज भारत का सबसे बड़ा दायित्व है कि विश्व में जहां पर भी हिंदू रह रहे हैं उनके लिए प्रखर होकर के बोलना। चाहे वो कनाडा के अंदर अगर उनका टॉर्चर होता है, चाहे वो लंदन के अंदर होता है, चाहे अमेरिका अंदर होता है, उन पर हमले होते हैं, तो भारत जब तक प्रखर होकर के नहीं बोलेगा, जब तक हिंदू अपने आप को विश्व में सुरक्षित नहीं समझेगा, वो तो फिर साउथ अफ्रीका के अंदर भी ये स्थिति पैदा हो जाएगी, और पाकिस्तान में तो हो ही रही है, बांग्लादेश में शुरू हो चुकी है। तो हम बचेंगे कहाँ? इसलिए आज हमारी सरकार को इस सख्त एक्शन की जरूरत है। आज हमें पूरे विश्व को यह दिखाना पड़ेगा, अगर हिंदुओं पर विश्व के किसी कोने पे हमला होता है तो यानी आप भी मानते हैं कि बार बार सिर्फ समन भेजना कोई ऑप्शन नहीं बचता है, एक कड़ा संदेश देना जरूरी है। मुझे तो यही लगता है, मेरा मानना तो यही है। बाकी तो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, मैं तो अपने धर्म की नीति के हिसाब से बता सकता हूँ, क्योंकि आज पूरा विश्व जो है धर्म के मायने में बट चुका है। अमेरिका, कनाडा, लंदन, फ्रांस, जर्मनी, किसी को भी आप देख लीजिए, सबने मुसलमानों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए हैं। तो मुझे लगता है हिंदुओं के बारे में भारत सरकार को भी कूटनीति के साथ साथ सोचना चाहिए कि हमें डरना नहीं चाहिए। अगर हम डरेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। ठीक है, अब अरविंद सर, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी सर, क्या इसका असर व्यापार पर पड़ता हुआ दिखाई देता है, प्रवास पर पड़ता हुआ दिखाई देता है? और जब हम बात करते हैं कि किस तरीके से यहाँ जो अवैध प्रवासियों का, सर ऐसे में जब कूटनीति की बात आती है तो सर यहाँ पर लोगों की जानें जाती रहे, लेकिन हम तो अपनी कूटनीति को बचाए रखेंगे, रणनीति को बचाए रखेंगे, ये ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाता है? या वाकई इजराइल की तरह ही इजराइल से कुछ सीख लेना चाहिए? क्योंकि अब तक तो हमें इसी तरीके के मिले जुले रिएक्शन सोशल मीडिया पर भी देखने को मिल रहे हैं, कई एक्सपर्ट से चर्चा करने के बाद भी मिल रहे हैं। तो मैं आपसे भी समझना चाहूंगी। बिल्कुल सुरभि जी, बात वापस वही आ रही है जो शुरुआत में आ रही थी कि ये किस देश के संदर्भ में बात की जा रही है। अगर यह भारत के संदर्भ में आप बात कर रही हैं कि व्यापार का नुकसान हो रहा है, वो हो रहा है, तो ये तो बांग्लादेश के संदर्भ में बात की जानी चाहिए, क्योंकि भारत की डिपेंडेंसी बांग्लादेश पे नहीं है। बांग्लादेश की डिपेंडेंसी नहीं सर, भारत बांग्लादेश के रिलेशनशिप्स को लेकर ही मैं ये सवाल पूछ रही थी। जी, पर भारत के व्यापार का ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, बांग्लादेश के लोगों को ये चिंता करनी है। ठीक वैसे ही अगर आंतरिक विभाजन पैदा हो रहा है तो भारत को भी सचेत होना चाहिए, क्योंकि भारत में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि भारत को
विकास के मार्ग से हटा सकती है। पर रावत साहब की ये बात तो हमें माननी पड़ेगी ना कि भारत की जो प्रतिक्रिया है वह थोड़ी ज्यादा दुरुस्त होनी चाहिए, वो ज्यादा तेज होनी चाहिए। इसमें क्या शक हो सकता है? भले उसके तरीका ठीक वो नहीं हो सकता है जैसा कि रावत साहब ने कहा है या कि कर्नल सिरोही साहब ने कहा है। कर्नल सिरोही साहब इसका सैनिक समाधान ढूंढना चाहते हैं और वो कहते हैं कि पूरा सुरक्षित है, बांग्लादेश की पूरी सीमाएं नहीं है सुरक्षित, क्योंकि बहुत सारी तो खुली हुई है, तारबंदी नहीं है और हर जगह सोल्जर्स इकट्ठा करना भी, वो कर्नल साहब तो बहुत अच्छे से जानते हैं, फौज में रहे, तो हर जगह लगाना भी बहुत मुश्किल है। तो पूरी तरीके से आर्थिक दबाव तो पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बिल्कुल जो किरोड़ी सिंह जी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये केवल हिंदुओं पे ही नहीं हो रहा है, वहां पे जो अवामी लीग के जो कार्यकर्ता हैं उन पे भी हमले हो रहे हैं और जो इंस्टीट्यूशंस के हिस्से हैं उन पे भी हमले हो रहे हैं। खासकर वहां की ब्यूरोक्रेसी बहुत डरी हुई है और यूनुस साहब को पूरी तरीके से इसलिए दोष नहीं दिया जा सकता कि वो कठपुतली है, पूरी तरीके से कठपुतली है, जो कट्टरपंथियों के हाथ में चले गए। वो सरकार भी चुनी हुई नहीं है और ये जो अंतरिम सरकार है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बांग्लादेश का नुकसान हो रहा है, वहां की जनता का नुकसान हो रहा है, वो अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। तो ये पूरा बांग्लादेश में चल रहा है। हाँ, अब मैं रावत साहब की बात पे आता हूँ कि ये प्रतिक्रिया और कड़ी प्रतिक्रिया कैसे हो सकती है। रूस ने, वहां के एम्बेसडर ने किया, भारत का बयान भी वैसे ही होना चाहिए, यूएन में जाए चाहे ना जाए, क्योंकि इस समय जबकि एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था है, अभी मल्टीपोलर बनने में समय लगेगा। तो ऐसी स्थिति में ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हैं या और भी संस्थाएं, वो तो बहुत कमजोर पड़ चुकी है, वहां जाने का तो कोई खास फायदा होगा नहीं। तो भारत को कम से कम जो 1971 में जो भारत ने सेक्रीफाइस किया था, इतने सोल्जर्स मरे थे और भारत का इतना पैसा गया था, जो फौज की जो अर्थव्यवस्था को जानते हैं वो ये जानते हैं कि एक एक सोल्जर्स की कीमत भी तय होती है। हालांकि ये काफी अमानवीय होता है एक मनुष्य की कीमत आंकना, पर होता है, उनकी कंप्लीट ट्रेनिंग वगैरह ये सब कुछ असेसमेंट होता है। तो वो है, या मुआवजा जो दिया गया या कम, वो बिल तो थमा सकता है भारत कूटनीतिक स्तर पर कि भाई भारत ने ये जो आपके लिए किया था उसका हमें भुगतान कर दीजिए और आप अपने जो राह पे, कम से कम ये दबाव बनाने के लिए सांकेतिक रूप से तो किया जा सकता है, या और भी तरीके हो सकते हैं। सर, दबाव बनाने के लिए तो ये भी किया जा सकता है जो अभी कुछ दिनों पहले कर दिया गया था, अगर ना किया जाता, जो सोशल मीडिया पे एक वीडियो का मैंने जिक्र किया था थोड़ी देर पहले कि सर ट्रक भर भर के राशन भेजा जा रहा है, तो सर दबाव तो यहां भी डाला जा सकता था। निश्चित रूप से सुरभि जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हर तरीके से दबाव डालना चाहिए। पर भारत अपने इस मामले में, अगर यही चीन होता तो चीन जैसे कि वो आपको अटैक करके फिर वो पीछे हटने वाली नीति पे अपनाता है, भारत कम से कम ये संदेश दे सकता था। पर बिल्कुल यहाँ किरोड़ी सिंह जी साहब सही है कि अगर भारत ऐसा कोई भी संदेश देगा, वो लोग चाहते ही यही है कि भारत इंटरफेरेंस करे और वहां बांग्लादेश में एक तरीके से ध्रुवीकरण पैदा हो और ये संदेश दिया जा सके कि देखिए भारत इंटरफेरेंस कर रहा है और जो बांग्लादेश की अस्मिता है वो खतरे में है। तो ऐसे में जो हमारे जो पक्ष के जो कार्यकर्ता है वहां पे, खासकर अवामी लीग के हैं या तमाम जो लोग जो कि सेकुलर लोग हैं, वो भी हमारे खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि बांग्लादेश में यह स्थिति तो अब बनी है। जब शुरू में जब बांग्लादेश आजाद हुआ था और पहली बार जब ये जो ओपोजिशन की सरकार बनी थी बीएनपी वगैरह की, तब भी भारत के लिए वैसी ही स्थितियां थी जैसे कि आज हैं। और भारत और बांग्लादेश के संबंध ठीक नहीं थे, वो प्रो पाकिस्तानी पार्टी रही है हमेशा से जो बीएनपी है वो, पर हमने उस पर भी काबू पाया। तो इस समय बहुत ही समझदारी से काबू पाने की जरूरत है, बहुत ज्यादा आवेश या उसको बहुत ही उस चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, आपने जो कहा है वो बिल्कुल सटीक है कि इस तरीके के जो तमाम जो दबाव जो बनाने चाहिए वो तो बना नहीं चाहिए सुरभि जी, है ना, इसमें क्या दो राय हो सकती है। ठीक है, अब अरविंद सर एक सवाल इससे भी जुड़ा हुआ मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो बांग्लादेश में इन दिनों हम स्थिति इस वक्त देख रहे हैं, सर अगर यही स्थिति बरकरार रहती है तो आने वाले समय में बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिरता का माहौल क्या होगा, हालात क्या नजर आएंगे? खतरे में पड़ जाएगा बांग्लादेश का पूरा जो सिक्योरिटी है, इंटरनल सिक्योरिटी से लेकर एक्सटर्नल सिक्योरिटी, डेवलपमेंट रुक जाएगा, रुक ही गया है। एक तरीके से जब शेख हसीना थी तो एक तरीके से वो नसीर दी जाती थी और शेख हसीना ने कोई बहुत भारत के पक्ष का काम थोड़ी किया था, उन्होंने तो जो काम किया तो चीन और भारत के बीच में संतुलन बना के चल रहे थे। भारत को बजाय यहाँ शरण देने के कहीं तीसरी देश में मदद कर सकते थे पर्दे के पीछे से, पर यह सब कुछ अगर नहीं होता तो भारत के लिए समस्याएं भी थोड़ी सी कम खड़ी होती। तो कूटनीतिक स्तर पर थोड़ी गलतियां भी हुई है। मोदी साहब शुरू में मिलते भी नहीं थे यूनुस साहब से, फिर बाद में मिलने लगे।
तो यह सारी चीजें जो शुरुआत में जो वहां जो बैठे हुए लोग हैं विदेश मंत्रालय में, उनको देखना चाहिए। और अभी इतना सॉफ्ट तरीका या उतना सॉफ्टली वो जवाब दे रहे हैं, वो भी तरीका ठीक नहीं है। कम से कम कूटनीतिक संदेश देना चाहिए और बांग्लादेश के लोगों को भी ये बताना चाहिए, उस तरीके से नहीं जैसे कि जो एकदम कट्टरपंथियों की जबान में नहीं, पर ये तो बता सकते हैं ना कि हम आपके दोस्त हैं और जो वहां के जितने भी जो प्रगति पसंद लोग हैं उनके साथ हैं और ये बर्दाश्त नहीं करेंगे हम उनके खिलाफ। तो ये तमाम चीजें तो हो ही सकती थी सुरभि जी। ठीक है, अब संजीत सर एक बार फिर मैं आपके पास लौट रही हूँ, क्योंकि अभी हमने अरविंद सर को सुना कि ये वाकई बताया जा सकता है, समझाया जा सकता है कि हम आपके दोस्त हैं, दुश्मन नहीं है। लेकिन सर, इस सॉफ्ट पॉलिसी के साथ में हम कब तक आगे बढ़ते रहेंगे, कब तक चलते रहेंगे? क्योंकि एक बड़ा सवाल यहीं पर छूट जाता है कि आखिर बार बार ये बताने और जताने की जरूरत है क्या बांग्लादेश को कि हम उनके कितने अच्छे मित्र रहे हैं? सुरभि जी, तेजावत साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जी, तो मैं उनकी जाके तो वो नहीं करूंगा, लेकिन मेरा पॉइंट कहने का ये, वो जो बात कह रहे हैं और जो किरोड़ी सिंह जी नहीं जो सर, बात यहाँ दोस्ती ना निभाएं सर, यहाँ नहीं, पर बिल्कुल आप जी सर, सर तो प्लीज। किरोड़ी सिंह जी भी जो कह रहे हैं, जो तेजावत साहब कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, मैं उनसे बिल्कुल एग्री करता हूं। लेकिन पॉइंट कहने का ये है, हमें फौज में एक चीज सिखाई जाती है कि दूसरे आदमी को उस लैंग्वेज में समझाओ जिस लैंग्वेज में वो समझता हो। ये सिंपल एक चीज है। ये मुझे डिप्लोमेसी नहीं पता, मुझे कूटनीति नहीं पता, मुझे फौज की भाषा पता है कि यू मस्ट मेक अदर पर्सन अंडरस्टैंड इन द लैंग्वेज ही अंडरस्टैंड। जिस भाषा में वो समझ सकता है उसको उस भाषा में समझाया जाए। अब जो किरोड़ी सिंह जी कह रहे हैं और जो तेजावत जी कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो भाषा है जो हम बोल रहे हैं, मित्रता की भाषा है, विश्व कुटुंबे जो भी है वो सब बहुत आइडियल सिचुएशन है और सबको इसी हिसाब से चलना चाहिए। और हमारे जो संस्कार, हमारे देश की जो सिविलाइजेशन है जो वो हजारों साल पुरानी, वो इसी मुद्दे पर और इसी फाउंडेशन पे चली आ रही है। और हमारे देश में इसीलिए बहुत बड़ी खुशहाली है, हम सब मिलजुल के रहते हैं। पॉइंट कहने का यहीं पे आता है कि क्या हम बार बार उनको बताएं कि जी हम आपके दोस्त हैं। 1971 में जब वहां के कितने लोग भारत में छोड़ के भारत आए थे, हमको खाना खिलाया पिलाया, 1 साल तक उनको रखा, जब लड़ाई खत्म हो गई तब वो वापिस जाने का उनका इंतजाम किया गया। उनके लिए हमारे कितने जवान शहीद हुए। जो तेजावत साहब कह रहे हैं कि जी बॉर्डर पे इकोनॉमिक वो पड़ेगा, उस समय हमारे ऊपर तो भारत उस टाइम इतना संबंध भी नहीं था, इतना उठाया, उसके बावजूद भी आज हमारे देश के शहीदों की भी वो इज्जत नहीं करते। तो कब तक उनके साथ ये संवाद करते सर? माफी चाहूंगी, समय का क्योंकि अभाव है और आप सभी लोग जुड़े, अपनी अपनी बात को रखा। भी बहुत सारे सवाल ऐसे रह गए थे जिन सवालों के जवाब हमें तलाशने थे, लेकिन आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। रिटायर्ड कर्नल संजीत सिरोही जी हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े, और किरोड़ी सिंह जी भू राजनीतिक एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े, डॉक्टर HS रावत जी हमारे साथ वैदिक स्कॉलर जुड़े, अरविंद सिंह तेजावत जी विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े। आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद। और अंत में सवाल यही कि अगर जस के तस हालात बने रहे बांग्लादेश में, हिंदुओं पर इसी तरीके से अत्याचार बना रहा, तो डेमोग्राफिक चेंज तो होगा, लेकिन इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? क्या चुप जनता या फिर सिर्फ बयानबाजी करने वाले तमाम देश? इसी के साथ यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।